काम चालू करें आज से अपना। ठीक है, तुम्हें एक तो लग रहा होगा शक्ल से कि ये वाला मास्टर ये पढ़ाएगा, क्या लग रहा है? अरे क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये वाला मास्टर, बताओ देखें। इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे अपन इतिहास, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि केवल 2 मिनट अपन कुछ सीखते हैं, उसके बाद अपन तुम्हारे सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन 2-4 मिनट जो है वो हम एक छोटी सी बारीकी इतिहास की क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अपन सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ना क्या करते हैं, शुरू। केवल मैं तुम्हारे 5 मिनट लूंगा, उसके बाद अपन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। कि अब है क्या कि ये चीज तो हमारी क्लियर हो रही है कि हम लोग जो है वो किसकी बात करने वाले हैं, इतिहास की, ठीक है। अब इतिहास में क्या आएगा, क्या तुम्हारा सिलेबस है, क्या टॉपिक है पढ़ना वगैरह, वो सब बात की बात है। लेकिन 2 मिनट एक छोटी सी बारीकी सीख लेते हैं इतिहास की, और उसके बाद अपन पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं तुम्हें सिंपल सी परिभाषा पूछूं कि इतिहास किसे कहते हैं, अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी परिभाषा पूछूं कि इतिहास किसे कहते हैं, तो तुम थोड़ा बहुत मुझे बता ही सकते हो भाई। एक सिंपल सी परिभाषा इतिहास की क्या हो सकती है? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारे तक? आ रही है, हिंदी में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। तो घबरा क्यों रहे हो तुम लोग? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम वो एग्रीकल्चर वाले हो ना, कि कृषि विज्ञान की क्या परिभाषा है, तुम नहीं बता सकते हो? एक सेकंड में बता दोगे तो हमने क्या गुनाह किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक सिंपल सी इतिहास की परिभाषा क्या है, तो बताओ देखें। तुम तो यूं सोचो कि तुम छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ रहे होते, तुम्हारे मार साहब ने तुम्हारे को टेस्ट में अर्धवार्षिक, वार्षिक में दिया होता कि इतिहास की परिभाषा लिखो। अपने को पता कि अपने को कुछ भी नहीं आता था, फिर भी हम 2 लाइन तो ऐसे जमा के लिख ही देंगे कि मास्टर को जग मार के 2 में से 1 नंबर देना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी? है तो फिर कोशिश करो देखें कि एक सिंपल सी परिभाषा इतिहास की क्या हो सकती है। आप कुछ ही बता दो यार, जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक सही भी कैसे होगी कोई चीज। हाँ, पुरानी घटनाओं का। वेरी गुड, बता रहे हैं कि पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना, ठीक है। पुरानी घटनाओं का क्या करना है, अध्ययन करना, ठीक है। और किसी को कुछ आ रहा है? वाह, कोई बात नहीं, जैसा बोला मैं उधर से एक बार शुरू कर दूं, ठीक है। कि पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना जो है वो क्या कहलाता है, इतिहास। मैं एक लाइन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। केवल 2 मिनट में तुम्हारे लूंगा, उसके बाद अपन सिलेबस का पहला पार्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी यूं समझना कि अभी पढ़ाई चालू नहीं की, पढ़ाई 2-5 मिनट बाद चालू हो जाएगी। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि सीएम के शासनकाल में, सीएम के शासनकाल में महात्मा गांधी ने, मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि सीएम के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है। अभी अपन पढ़ाई संबंधी कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, वो तो 2 मिनट 3 मिनट बात कर लेंगे। मैंने एक सिंपल सी लाइन ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, क्या लाइन लिखी है कि सीएम के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ये लाइन जो मैंने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी है कि सीएम के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, भारत छोड़ो, तो इस लाइन के अंदर तुम्हें ये शब्द समझ में आ रहा है, ये जो लिखा है वो भी समझ में आ रहा है, आगे जो कुछ भी लिखा है तुम्हें शायद सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन तुम पहले वर्ड में अटक रहे होंगे केवल, कहां पर? अगर इसका मीनिंग पता पड़ जाए तो तुम लाइन का पूरा मीनिंग क्या कर लोगे, सेट कर लोगे। तो अब तुम मुझे बताओ कि एक लाइन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी कि सीएम के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो आगे तक पूरी लाइन तुम्हें समझ में आए, लेकिन तुम्हें पहला शब्द अटका रहा है, कौन सा वर्ड अटका रहा है? ये पता है ये सीएम कौन है? एक तो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भजन लाल जी, उनको नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है। हाँ, सीएम किसी आदमी का नाम है, सीएम किसका नाम है, किसी आदमी का नाम है। सेट करो, किस आदमी का नाम सेट हो रहा है? तुम्हारे दोस्त को ही कर दो एक बार तो। जैसे किसी का फ्रेंड नहीं होता बाल मुकुंद, तो बीएम के की काम चला लेते हैं, तो ऐसे सीएम किसका नाम हो सकता है? घबरा क्यों रहे हो, मस्त रहो आराम से है। हाँ देखो क्या है कि ऑनलाइन वाला तो बता रहा है, देखो क्या है कि सीएम किसी राजा का नाम है, किसी राजा का नाम है। पता सीएम से किस राजा का नाम सेट होता है? ये इतिहास में ऐसा नाम है जो केवल उसी आदमी के लिए बना है। और इतिहास में हम लोग जो हैं, इतिहास में हम लोग जो हैं सीएम का मीनिंग किससे जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो एक सिंपल सी लाइन ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी है, क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो एक लाइन मैंने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये लाइन जो मैंने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, ये लाइन सही लग रही है कि गलत लग रही है? गलत लग रही है। तुम क्या मात्रा की मिस्टेक ढूंढ रहे हो?
हाँ, इतिहास में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तुम चाहे छोटा ही लगा के घूमना, चाहे बड़ा ही, हमारे तो आदमी वही रहता है। तुम छोटा ऊ लगाना चाहे बड़ा ऊ लगा देना, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइन गलत है। क्यों? अभी तुम लोग बोल रहे थे ना, जो पुरानी बातें कट गई या बीत गई उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ऐसे ही बोला था ना शायद। ठीक है, तो तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या पुराने जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य नाम का आदमी नहीं था क्या? उसका शासनकाल नहीं था क्या? पुराने जमाने में महात्मा गांधी नहीं था क्या? उसने भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया था क्या? तुम सब में खुद ही था हाँ कर रहे हो, और लास्ट में कह रहे हो कि मार साहब लाइन गलत है। ऐसे कैसे गलत है? हैं? तुमने सब में हाँ किया अभी मेरे साथ साथ, और लास्ट में खुद ही पलट गए कि हाँ ये गलत है। क्यों गलत है भाई? हाँ, हाँ, देखो क्या है कि गलत है वो, मुझे बचपन से मुझे भी पता है। ठीक है, बीती हुई बातें इतिहास से बिल्कुल सही, गलत थोड़ी ना बोल रहे हो, सब सही बोला तुम लोगों ने। लेकिन वही बीती हुई बातें, वही बीती हुई बातें अगर किस पे आधारित हो जाती है? समय पर। वही बीती हुई बातें अगर किस पे आधारित हो जाती है? समय पर आधारित हो जाती, तो वही अपने आप में क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। और इतिहास में और हमारे जीवन में, इतिहास में और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज, इतिहास में और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है वो क्या है? वो क्या बताओगे? समय। अरे मैश, के इतिहास में और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है, वो सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या है? समय है। देखो, इतिहास भी हमें किसका महत्व बताता रहता है? समय का। और हमारा जीवन भी हमें किसका महत्व बताता रहता है? समय का। बचपन से मास्टरों के भाषण सुनोगे क्लास में कभी, कि छोरे छाबरे टाइम है, पढ़ लो कर लो, कुछ बन जाओगे कर जाओगे। ऐसे भाषण सुने कि नहीं सुने? सुने ना, तो अपन वो भाषण सुन के आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बीती हुई बातें इतिहास है, लेकिन वही बीती हुई बातें अगर किस पे आधारित हो जाती है? समय पर, तो वही अपने आप में क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। और जब भी हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे, तो इतिहास में समय को दो पैटर्न में लिखा जाता है। देखो, जो लोग नए जुड़े हैं ऑनलाइन वाले, अभी हमने पढ़ाई वाला कोई काम चालू नहीं किया, वो भी 2-5 मिनट बात करेंगे पढ़ाई वाला काम। ठीक है, कि जब भी हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे, तो इतिहास को, समय को कितने पैटर्न में लिखा जाता है? दो रूप में। एक तो जब हम पढ़ने बैठेंगे तो तुम देखोगे किसी ईयर के आगे या पीछे तुम्हें कोई ऐसा वर्ड दिखाई देगा, बराबर, या किसी समय के आगे या पीछे तुम्हें कोई ऐसा वर्ड क्या होगा? दिखाई देगा। ठीक है, ये शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बचपन से इन चीजों के बारे में पता है या नहीं भी पता है, लेकिन आज पहला दिन अपन छोटी सी बारीकी सीख रहे हैं, उसके बाद अपन सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ना क्या कर लेते हैं? शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इतिहास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस चीज की है? समय की। इतिहास में समय को कितने पैटर्न में लिखा जाता है? दो। एक तो इस पैटर्न में और एक इस पैटर्न में। जब भी हम इतिहास पढ़ने बैठेंगे, तो किसी समय या ईयर के आगे या पीछे हमें कोई ऐसा वर्ड दिखाई दे, तुम्हें लगभग सबको पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है? भाई, ई और पू का मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ईसापुर। ठीक है, अब ये ईसापुर क्या है? तो ईसापुर को इंग्लिश में लिखते हैं किस नाम से? किस नाम से लिखते हैं? बीसी के नाम से। ठीक है, अब बीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसी का फुल फॉर्म, जिसमें बी से मीनिंग जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बिफोर। ठीक है, और इसके अलावा सी का फुल फॉर्म जो है, वो सी का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है? क्राइस्ट। ठीक है, तो ईसापुर को इंग्लिश में लिखते हैं बीसी के नाम से, और बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब बिफोर क्राइस्ट क्या बीमारी है? तो बिफोर का मीनिंग जो है, ये बचपन में तुमने खूब पढ़े हैं, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, बिफोर। तो बिफोर का मीनिंग क्या होता है? पहले होता है कि बाद में होता है? अरे, बिफोर का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? पहले। तुम ये पहचान पा रहे हो क्राइस्ट क्या है? हाँ, गलत आ रहा तो भी बोलो, देखें। वेरी गुड। कि क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीसस। ठीक है, और जीसस कौन है? तो ईसाइयों के भगवान, यानी कौन है? कौन है? ईसा मसीह। तो सिंपल सा एक मीनिंग निकल रहा है। क्या मीनिंग निकल रहा है? कि इतिहास की वो घटनाएं, इतिहास की वो घटनाएं जो किसके जन्म से पहले घटित हो चुकी थी? ईसा मसीह से। कि इतिहास की वो घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म से पहले घटित हो चुकी थी, उन घटनाओं के वर्ष के आगे किसका प्रयोग किया जाएगा? ईसापुर का। और ईसापुर को इंग्लिश में किस नाम से लिखता है? बीसी के नाम से। बीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। मतलब इतिहास की वो घटनाएं जो किसके जन्म से पहले हुई है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। उन घटनाओं के वर्ष के आगे किसका प्रयोग होगा? ईसापुर का प्रयोग होगा। अब इधर आते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है? तो ई को सिंपल सा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ईसवी। ठीक है, जैसे ईसापुर को इंग्लिश में किस नाम से नोट किया था? बीसी के नाम से। तो वैसे ही ईसवी को इंग्लिश में नोट करते हैं किस नाम से?
किस नाम से नोट करते हैं? एडी के नाम से, ठीक है। जैसे ईसापुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। तो वैसे तुम चाहो तो किसका फुल फॉर्म बता सकते हो? एडी का फुल फॉर्म। और एडी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? आफ्टर आगे डी डॉक्टर, तो डॉक्टर तो नहीं होगा है। हाँ, कोशिश कर रहे हो तुम लोग। आफ्टर ठीक है, आगे डी से है। कोशिश करो, कुछ ही बता दो यार, अभी कौन सा गोला मान रहे हो है? अरे नहीं लिखना, जहां से जरूरत होगी ना मैं नहीं निकलाऊंगा ना। ठीक है, तुम ऑनलाइन वाले, आज तुम्हारी पहली क्लास है, ठीक है। तुम पहली क्लास देखते सारे प्रश्न एक साथ मत कर दिया करो। अभी क्लास धीरे धीरे शुरू होगी ना, तो तुम घबराओ मत, मैं पढ़ा लूंगा तुम्हारे को, है ना। आता है मेरे को पढ़ाना अभी, लेकिन अभी अपने पढ़ाई वाला काम अभी चालू नहीं किया है, ठीक है। तो हाँ, एडी का फुल फॉर्म के ऊपर बात चल रही थी। आफ्टर आगे देखो क्या है, वो सही बता रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं भी बता दूं मेरा क्या सीन है। तो इस एडी को लेके मेरे साथ भी चोट हो रखी है। इस एडी को लेके मेरे साथ भी क्या हो रखी है? चोट हो रखी है। अब कैसे हो रखी है वो देखो, कि मैं छोटे से गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी में, तो जब वहां पे पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे साहब ने एडी का मीनिंग बताया था आफ्टर डेथ। क्या बताया था? और आफ्टर डेथ का मीनिंग होता है मरने के बाद, ठीक है। हम छोटे से बड़े, हम छोटे से बड़े एडी का मीनिंग, हम छोटे से बड़े एडी का मीनिंग क्या पढ़ के बड़े हो गए? आफ्टर डेथ। क्या पढ़ के बड़े हो गए? और आफ्टर डेथ का मीनिंग निकल रहा है मरने के बाद, ठीक है। लेकिन जब हम बड़ी जगह पहुंचे ना, वहां जाके पता पड़ा कि साला कभी एडी कभी आफ्टर डेथ था ही नहीं। लेकिन हम छोटे से बड़े एडी का मीनिंग क्या पढ़ के बड़े हो गए? आफ्टर डेथ। क्योंकि ये ऐसी चीज थी, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो किसी एग्जाम के अंदर तो नहीं पूछा गया, लेकिन इस चीज को पढ़ते वक्त केवल अप्लाई कैसे करना है वो हमें आ गया था, इसलिए हम आगे निकल गए। और वहां जब हम बड़ी जगह पढ़ने पहुंचे, ठीक है, तो वहां जाके पता पड़ा कि साला एडी आफ्टर डेथ था ही नहीं कभी। लेकिन छोटे से बड़े एडी का मीनिंग क्या पढ़ के बड़े हो गए? आफ्टर डेथ पढ़ के बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन हम उससे कहीं अटके नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो किसी पेपर में तो नहीं आई, लेकिन इसको इतिहास में पढ़ते वक्त अप्लाई कैसे करते हैं वो हमें आ गया था। और तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम भी ऐसा ही है, तुम्हें कितना नॉलेज है उससे यहाँ पे कुछ नहीं उखड़ता है। तुम पढ़े हुए चीजों से, पढ़ी हुई नॉलेज से तुम एग्जाम में बैठे बैठे 2 घंटे तुम्हारा दिमाग कैसे वर्क करेगा, और तुम्हारी पढ़ी हुई चीजों से तुम उसके आंसर कैसे निकालोगे, उससे सब फर्क पड़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा पार्ट है जहां तुम्हें 4-5 सुंदर लाइटिंग में लाइनें भर के, 2-3 वैसे डायग्राम फुक्के बना के नंबर नहीं लेना है। यहाँ तो तुम्हें गोला कितना अच्छा भरा उससे तुम्हें नंबर मिलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा पार्ट है जहां तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो, उससे उसको मास्टर को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां तुमने गोले कितने अच्छे भर रहे हैं उससे सब फर्क पड़ना क्या होता है? शुरू होता है। ये ऐसा कंपटीशन एग्जाम है जहां तुमने 90% बनाए, 91% बनाए, 92% बनाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये ऐसा पार्ट है जहां ये जिनके नंबर आते हैं ना, ये जो होशियार होते हैं ऐसे, वो हमेशा ऐसे एग्जाम में रह जाते हैं। और जो एवरेज छोरे होते हैं, एवरेज छोरे का मीनिंग समझ रहे हो? 58%, 61%, 60%, 70%, उनको अच्छे से आइडिया लग जाता है कि इस एग्जाम को पास कैसे करना है, ठीक है। तो ये पार्ट बिल्कुल क्या है? अलग है। ये पार्ट बिल्कुल क्या है? अलग है। और ये ऐसा पार्ट हमने देखा जिसकी राइटिंग एकदम मोतियों जैसी अक्षर की होती है ना, उसके गोले अच्छे नहीं भरे जाते हैं। और जिसकी राइटिंग बहुत बुरी होती, बहुत बेकार होती, उस छोरे के गोले हमेशा क्या भरे जाते हैं? अच्छे भरे जाते हैं। दिमाग में ये रखना तुम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या, कि वहां जाके पता पड़ा कि साला एडी कभी आफ्टर डेथ था ही नहीं। और वहां जाके उन लोगों ने बोला, मतलब बड़ी जगह जब हम लोग वो बड़े कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, वहां बड़े मास्टर लोग पढ़ाते हैं, तो वहां जाके पता पड़ा कि एडी कभी आफ्टर डेथ नहीं था। वहां उन लोगों ने उस दिन समझाया कि ए का मीनिंग तो होता है कुछ ऐसा, क्या होता है? एनओ। और डी का मीनिंग क्या होता है? DOMNI। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनी। यानी बहुत सालों बाद आइडिया लगा, छोटे से बड़े होने पर, एडी कभी आफ्टर डेथ था ही नहीं। एक्चुअल में एडी का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? एनोडोमिनी। अब ये एनोडोमिनी क्या बीमारी है? तो एनोडोमिनी का मीनिंग होता है कुछ ऐसा। एनोडोमिनी का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म का क्या होता है? वर्ष। जो लोग ऑनलाइन लेट जुड़े हैं, अभी अभी अपन ने पढ़ाई संबंधी कोई बात चालू नहीं की, वो अपन करेंगे 2-3 मिनट बाद, ठीक है। तो एनोडोमिनी का मीनिंग क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। मतलब जिस दिन ईसा मसीह इस दुनिया में आ गए थे, जिस दिन ईसा मसीह इस दुनिया में आ गए थे, उसके आगे इतिहास में जो कुछ भी घटित होगा, उन घटनाओं के वर्ष के आगे किसका प्रयोग कर लेंगे? ईस्वी का। अगर मैं इसे आफ्टर डेथ पढ़ू तो ये मीनिंग ही गलत कर देगा। आफ्टर डेथ का मीनिंग निकल जाएगा ईसा मसीह के मरने के बाद। ऐसा नहीं है। जिस दिन ईसा मसीह इस दुनिया में आ गए, उसके आगे इतिहास में जो कुछ भी घटित हुआ, उन घटनाओं के वर्ष के आगे सिंपल सा किसका प्रयोग किया जाएगा? ईस्वी का। तो सिंपल सी दो बातें ब्लैक बोर्ड पे लिखी कि इतिहास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस चीज की है? समय की, ठीक है। समय दो पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक है। एक तो क्या लिखा जाता है? ईसा पूर्व, और एक क्या लिखा जाता है? ईस्वी, ठीक है।
जो ऑनलाइन वाले जुड़े हो ना, तुम लगभग 230 के आसपास जुड़े हो, और 230 में से 200 जने ऐसे हैं जो सब प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 200 जनों का आंसर दूंगा ना, तो अगले 10 दिन तुम्हारे आंसर देने में निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो पढ़ना ही चालू नहीं किया यार हम लोगों ने, इतना घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, तो ईसापुर को इंग्लिश में किस नाम से लिखता है? बीसी के नाम से। और बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट का मीनिंग क्या निकल गया? कि इतिहास की वो घटनाएं जो किसके जन्म से पहले हुई थी? ईसा मसीह के जन्म से पहले उन घटनाओं के वर्ष के आगे किसका प्रयोग करेंगे? ईसापुर का। और एक लिखा जाता है ईस्वी में। ईस्वी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एडी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मीनिंग क्या है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। यानी इतिहास की वो घटनाएं जो किसके जन्म के बाद हुई है? ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई है, उन घटनाओं के वर्ष के आगे किसका प्रयोग किया जाएगा? ईस्वी का। अब यहाँ पे है क्या वो देखो, कि ना तो इतिहास में तुम्हारे को कहीं पेपर में ये पूछेगा, ना इतिहास में कोई ये चीज पूछने वाला। हम तो इतिहास का आज पहला दिन है, तो एक छोटी सी बारीकी हमें इतिहास की आनी चाहिए कि इन दोनों चीजों को पढ़ते वक्त इतिहास में अप्लाई कैसे करते हैं, केवल हमें ये आइडिया होना चाहिए। अरे वो टक टक बंद करना है यार, भी तो कब से लगातार चल रहा है। वो बेल की आवाज आ रही ना उसमें से। कि अब देखो क्या है कि इतिहास में इनको पढ़ते वक्त अप्लाई कैसे करते हैं, केवल हमें वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक छोटे से एग्जांपल में इन दोनों चीजों को क्या कर लेंगे, अपन समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या, देखो वो मैं कह रहा था ना कि देखो ये कंपटीशन एग्जाम की क्लास है, और तुम अभी उसी सीक्वेंस में बैठो कि 11वीं 12वीं वाले कोई मार साहब पढ़ा रहे हैं, वो पूछ रहा है कि ज्योग्राफी की, जैसे बचपन में स्कूल गए कभी तुम लोग? है तो ऐसा नहीं होता, नया नया सीजन चालू होता है, नया नया मास्टर पढ़ाते हैं, मार साहब कितने पेज की कॉपी डालनी है, होमवर्क इसमें कर लेंगे, क्लास वर्क भी इसमें कर लेंगे, कि होमवर्क की कॉपी अलग बनानी, क्लास वर्क की अलग बनानी है। तो मैंने तुम्हें इसीलिए समझाया था कि ये वाला कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहाँ तुम 10-12 राइटिंग सुंदर वो भर के तुम मास्टर से 5 में से 4 नंबर ले लोगे, एग्जाम पास कर लोगे। तुम्हारे माइंड सेट को चेंज करो, तुम्हारे माइंड सेट को क्या करना है, चेंज करना है। ये उस टाइप का कंपटीशन एग्जाम नहीं है, तुम उससे बड़े लेवल की क्लास पढ़ रहे हो, तुम उससे क्या पढ़ रहे हो, बड़े लेवल की। वो पूछने भी लग गया है कि अलग क्लास बनानी है, वो अलग कॉपी बनानी है, कि ज्योग्राफी उसी में लिखता है। तो मैं शेयर करते क्यों कर रहे हो, तुम अब बड़ी क्लास के अंदर पढ़ रहे हो तो बड़े जैसा बिहेव करो। और ये बिल्कुल पार्ट अलग है, ये बिल्कुल पार्ट क्या है, अलग है। जमीन और आसमान जितना क्या है, अंतर है इस वाले पार्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ना शुरू करें ना, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक अपन आगे पढ़ जाएंगे यार। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्लास को शुरू 10 मिनट नहीं हुआ, वो थोड़ा पूछ भी रहा है, सर हिस्ट्री कितने क्लास में कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, इसमें क्या है कि इन लोगों का गलती नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम ही पहली बार दे रहे हैं। ठीक है, जब पहली बार ये ऐसी हरकतें करते हुए जब पेपर दे देंगे ना एक बार, और पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो ऑटोमेटिक ये चीजें पूछना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इनको लग जाएगा कि हम कर क्या रहे थे। तो ऐसे मास्टर बोलते तो समझ में नहीं आता है, लेकिन एक दो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, हमारा नंबर नहीं आता है, तो ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी कॉपी बनानी है, कौन सी कॉपी नहीं बनानी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम में से लगभग 90% जने ऐसे होंगे जो ये गोले वाला एग्जाम ही पहली बार दे रहे होंगे मेरे हिसाब से, बराबर। तो इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। तुम जैसे ही पेपर के नजदीक पहुंचोगे, पेपर देने के बाद जब देखोगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है कि तैयारी कैसे की जाती है, तैयारी के लिए कैसे वक्त निकाला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, मार साहब से क्या प्रश्न पूछने होते हैं और मार साहब से क्या प्रश्न नहीं पूछने होते, वो ऑटोमेटिक वहां पे आइडिया लग जाता है। अभी क्लास शुरू हुए नहीं हुए, उसने लिख दिया पहले से कि कितने कंप्लीट हो जाएगी, कहीं फॉरेन निकलना है तो क्लास बंद कर दे, ऑटोमेटिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपना तो यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे है क्या वो देखो, कि इन दोनों चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं पढ़ते वक्त, वो हमें आना चाहिए। तो एक छोटे से एग्जांपल में समझ लेंगे कैसे, कि मैं एक नाम लिख रहा हूं तुम्हारे टीवी के ऊपर, मैंने एक नाम लिखा है ऐसा, क्या नाम लिखा मैंने? महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये नाम सुना कभी ऐसा तुमने? ठीक है, मैं एक ऐसा नाम भी लिख रहा हूं, क्या नाम लिखा मैंने? महात्मा बुद्ध। तो फिर तो तुमने ऐसा भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो दोनों भगवान है, महापुरुष है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं केवल कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है वो इस समय पैदा हुए थे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध जो है वो इस समय पैदा हुए थे। ठीक है, दो बड़े आदमी, और दोनों बड़े आदमियों के पैदा होने का टाइम मैंने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। दो बड़े आदमी, इन दोनों बड़े आदमियों के पैदा होने का टाइम मैंने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रखा है। तुम्हें कोई आदमी आके केवल इतना ही पूछे कि बताओ इन दोनों आदमियों में दुनिया में पहले कौन पैदा हुआ था, महावीर स्वामी पहले पैदा हुए थे कि महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के महावीर स्वामी? आप बताना शुरू करो, देखें, आप बता देखें।
इन दोनों में पहले कौन पैदा हुआ होगा? महावीर स्वामी। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। महावीर स्वामी। हाँ। हम्म। महात्मा बुद्ध। वाह, ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी। ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी अपने तो लड़कियों के साथ। हाँ। हाँ। हाँ, महात्मा बुद्ध। हाँ, कोई नहीं। हाँ, महात्मा बुद्ध। हाँ। हम्म। हाँ, दोनों में से कौन पहले पैदा हुए? महावीर स्वामी के महावीर बुद्ध, क्या बोला था अभी? महात्मा बुद्ध। वाह, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कौन पहले पैदा होंगे? हाँ, कोई बात नहीं, अब मैं रुक जाता हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, तुम सब सही बोल रहे हो, जो मन में बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि तुम्हें इतना तो आइडिया लग रहा है कि दो तरह के उत्तर आ रहे हैं। तुम्हें इतना तो आइडिया लग रहा है दो तरह के क्या हो रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं ना वो गलत है, ठीक है। और जो महावीर स्वामी बोल रहे हैं वो केवल 2 मिनट के लिए खुश हो जाओ, ठीक है। कि हाँ, मैं क्या करूँ अब, ठीक है। तो एक लिखा है कि महावीर स्वामी और एक क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध, ठीक है। अब तुम 2 मिनट रुको, मैं वापस कुछ लिख रहा हूँ। मैं वापस लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? महावीर स्वामी। और एक मैंने जो है वो क्या लिखा है, क्या लिखा मैंने? महात्मा बुद्ध, ठीक है। अब मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं कि महावीर स्वामी इस समय पैदा हुए थे, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि महात्मा बुद्ध इस समय पैदा हुए थे। तो पहले तो तुम लोग ये देखो कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में तुम्हें कोई अंतर नजर आता है क्या? देखो, मैंने संख्या तो क्या लिखी है, सेम। नाम भी क्या लिखा है, सेम लिखा, लेकिन एक माइनर सा फर्क आ रहा है। क्या फर्क आ रहा है? कि ऊपर वाले ईयर किस में लिखे हैं, ईसापुर में, और नीचे वाले ईयर किस में लिखे हैं, ईस्वी में लिखे हैं। जब कोई चीज ईसापुर में लिखी हो, जब कोई चीज किस में लिखी हो, ईसापुर में, मैं उन्हीं चीजों को किस में लिख दूं, ईस्वी में। तो रात और दिन में जितना अंतर होता है ना, उतना अंतर यहाँ पे आ चुका होता है, ठीक है। अब इनको पढ़ते वक्त अप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल सा गणित याद रखोगे, ठीक है। कि याद इतना ही रखना है कि ईसापुर के अंदर चलती है उल्टी गिनती। ईसापुर के अंदर क्या चलती है, उल्टी गिनती। और ईस्वी के अंदर क्या चलती है, सीधी गिनती, ठीक है। ईसा पूर्व के अंदर पढ़ना पड़ता है 4 3 2 1। 4 पहले आएगा, बाद में आएगा 3, उसके और बाद में क्या आएगा, 2, बाद में क्या आएगा। ईस्वी में कोई लफड़ा ही नहीं है, जो पहले है पहले, जो बाद में है वो बाद में। एक पहले आता तो एक ही पहले आएगा, दो बाद में आता दो ही बाद में, तीन बाद में तो तीन बाद में, चार बाद में तो चार बाद में। और समझ में नहीं आया तो सिंपल सा याद रखोगे, ईसा पूर्व के अंदर बड़ी संख्या वाला वर्ष हमेशा पहले आएगा। क्या याद रखोगे? ईसा पूर्व के अंदर बड़ी संख्या वाला वर्ष क्या आएगा, पहले, बाद में आएगा छोटी संख्या वाला वर्ष। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, जो पहले है पहले, जो बाद में है वो बाद में। अब अप्लाई करो, देखें कि महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में पैदा हुए और महात्मा बुद्ध कब पैदा हुए, 563 ईसा पूर्व में। अब बताओ कि दोनों में से पहले कौन पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध के महावीर स्वामी? ये सब छोरिया पहले महावीर स्वामी को पैदा कर रही थी, बल्कि पहले कौन पैदा हुए हैं, महात्मा बुद्ध, ठीक है। बाद में पैदा हुए थे कौन, महावीर स्वामी। यार अपन पढ़ रहे हैं दोनों बातें किसमें लिखी है, ईसापुर में। और ईसापुर के अंदर बड़ी संख्या वाला वर्ष क्या होता है, पहले आता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी थी, तो पहले महात्मा बुद्ध पैदा हुए, बाद में पैदा हुए कौन, महावीर स्वामी। जब मैंने इन्हीं चीजों को ईसापुर की जगह किसमें लिख दिया, तो अब बताओ कि इस चक्कर में पहले कौन पैदा हुआ है, पहले कौन पैदा हुए, महावीर स्वामी, और बाद में कौन पैदा हुए, महात्मा बुद्ध। अब तुम्हें क्या समझ में आया वो बताना। कि मान लो एक आदमी 1980 ईसा पूर्व में पैदा हुआ, और मान लो एक आदमी कब पैदा हुआ, 1981 ईसा पूर्व में। तो पहले कौन पैदा होगा, 1980 वाला कि 1981 वाला? पहले कौन पैदा होगा, 1981 वाला। बाद में कौन पैदा होगा, 1980 वाला, क्योंकि दोनों बातें किसमें लिखी है। जब मैं इन्हीं चीजों को ईसा पूर्व की जगह किसमें लिख दूं, पहले कौन पैदा हो जाएगा, 1980 वाला, बाद में कौन आएगा, 1981 वाला, ठीक है। कि मान लो एक आदमी 2001 ईसा पूर्व में पैदा हुआ, और एक आदमी पैदा हुआ 2002 ईसा पूर्व में। तो पहले कौन पैदा होगा, 2001 वाला कि 2002 वाला? पहले कौन पैदा होगा, 2002 वाला। बाद में कौन आएगा, 2001 वाला, क्योंकि दोनों बातें किसमें लिखी है,
और हम पढ़ रहे हैं कि ईसा पूर्व के अंदर बड़ी संख्या वाला वर्ष पहले आएगा, बाद में छोटी संख्या वाला वर्ष। तो 2002 बड़ा है, तो पहले कौन पैदा हुआ? 2002। बाद में पैदा हुआ कौन? 2001 वाला। जब मैं इन्हीं चीजों को ईसा पूर्व की जगह किस में लिख दूं? ईस्वी में, तो पहले कौन पैदा हो गया, बाद में कौन आया? 2002 वाला। एक लास्ट कि मान लो एक आदमी 2011 ईस्वी में पैदा हुआ और एक आदमी कब पैदा हुआ? 2012 ईस्वी में। पहले कौन पैदा हो रहा है? अरे 2011 वाला कि 2012 वाला? मैंने अभी ईसा पूर्व नहीं लिखा, पहले क्या लिख दिया मैंने? ईस्वी लिखा, जगो तुम। ठीक है, तो पहले कौन पैदा हो रहा है? 2011 वाला। बाद में कौन पैदा हो रहा है? 2012 वाला। और जब मैं इन्हीं चीजों को किसमें लिख दूं, तो पहले कौन पैदा हो गया? 2012 वाला। बाद में कौन आया? 2011 वाला। एक लास्ट कि मान लो एक आदमी 2011 ईसा पूर्व में पैदा हुआ और एक आदमी कब पैदा हुआ? 2012 ईस्वी में। पहले कौन पैदा हो रहा है? 2011 वाला के 2012 वाला? 2000। कोई 2012 वाले को तो पहले पैदा नहीं कर रहा तुम्हारे में से। ठीक है, पहले कौन पैदा होगा यार? 2000। यार ये वैसे ईसा मसीह से पहले है और ये वैसे ईसा मसीह के बाद ही तो है। अभी चल रहा है 2025। क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है कि ईसा पूर्व चल रहा है? 2025 क्या चल रहा है? ईस्वी। हमारा जन्म भी किसके जन्म के बाद ही है? ईसा मसीह के जन्म के बाद है। तो बीती हुई बातें इतिहास से बिल्कुल सही है, लेकिन वही बीती हुई बातें अगर समय पर आधारित हो जाती है तो वही अपने आप में क्या बन जाता है? इतिहास। और इतिहास में समय को कितने पैटर्न में लिखते हैं? दो पैटर्न में। एक तो क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एक क्या लिखते हैं? ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ये लाइन इसीलिए गलत थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन मौजूद नहीं था? महात्मा गांधी मौजूद नहीं था। दोनों का समय क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो एक छोटी सी बारीकी थी, हमने सीख ली। अब तुम्हारे काम की बात तो अपन अब चालू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि तुम्हें सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, बराबर? ठीक है, अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि दो बातें तो अपन देख लेते हैं कि तुम्हारा इतिहास में क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, तो पहला काम ये है कि तुम्हारे इतिहास से प्रश्न आएंगे। कितने? 6 से 7, हाईएस्ट 7। बाकी 6 आके रुक जाते हैं वो लोग तो। ठीक है, और हाईएस्ट आएंगे तो केवल कितने आएंगे? 7 आएंगे। अब तुम्हारे सिलेबस में दे क्या क्या रखा वो देखो कि एक तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या पढ़नी है? सभ्यता पढ़नी है। तुम्हें क्या पढ़नी है? सभ्यता पढ़नी है। ठीक है, वैसे राजस्थान के इतिहास में 5 तो बड़ी सभ्यता है। कालीबंगा है, आहड़ होती है, बैराट होता है, गणेश्वर होता है, बागोर होता है। ठीक है, 20, 25, 30 कम से कम छोटी छोटी सभ्यताओं के केंद्र भी हो रहे हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे सुपरवाइजर वालों ने काम अच्छा कर रखा है। वो कहते हैं कि तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम केवल कितनी पढ़ो? 2। उसका रीजन है। उसका क्या है? रीजन है। क्या रीजन है? सुपरवाइजर बनोगे इसलिए है। देखो क्या है कि अपने को इतना बड़ा प्रोग्राम करना ही नहीं है। तुम्हारे सिलेबस वालों ने काम अच्छा कर रखा। वो कहते हैं कि एक तो तुम किसको पढ़ के काम चला लो। कभी ऐसा नाम सुना कि नहीं सुना? क्या काली माता सुने हो? कालीबंगा सुने हो? ठीक है। और एक ये कहते हैं कि भाई कौन सी सभ्यता पढ़ो तुम लोग। केवल तुम्हारे सिलेबस में सभ्यता मूल में 2 ही है। कौन कौन सी है? कालीबंगा और क्या है? आर्ट। ठीक है, इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ लोग पढ़ने हैं। कहां से? राजवंश, मतलब वो राजा महाराजाओं वाले आदमी है। ठीक है, अब राजवंश का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जहां सीक्वेंस वाइज क्या पढ़ा जाता है? इतिहास पढ़ा जाता है। लेकिन तुम्हारे ऐसा नहीं, तुम्हारे काम अच्छा कर रखा है। वो कह रहा है कि इतना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं तुम तो केवल छाड़ के कितने आदमी पढ़ लो। कितने आदमी पढ़ो? 10। पता है ऐसा इतना कम काम क्यों कर रखा तुम्हारे? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनोगे तुम लोग इसलिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इतना पढ़ने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम तो केवल इतने, भाई जब हम लोग इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम पता नहीं कितने राजा महाराजा आते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या हम भी नहीं गिन सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हें केवल कितने आदमी पढ़ना है, जिनमें से कुछ कैरेक्टर कहां से है? मेवाड़ से। 3 बड़ी हस्तियां हैं, जिनमें से एक कौन है? महाराणा कुंभा। एक कौन है? राणा सांगा। और एक कौन है? महाराणा प्रताप। तो वो कहते हैं कि मेवाड़ से 3 लोगों को ही पढ़ना है केवल, कुंभा सांगा और किसको पढ़ो? केवल प्रताप। काम खत्म। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैरेक्टर जो है वो कहाँ के इतिहास से? मारवाड़, यानी कहाँ के इतिहास से? जोधपुर से। तो वो कहते हैं कि मारवाड़ या जोधपुर के इतिहास से एक तो तुम किसको पढ़ो? राव जोधा को। एक कहते हैं कि तुम किसको पढ़ो? मालदेव को। इसके अलावा एक ये कहते हैं कि किसको पढ़ना है? जसवंत सिंह को। और एक ये कहते हैं कि किसको पढ़ना है? किसको पढ़ना है? दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, एक कैरेक्टर जो है वो कहां से है तुम्हारे? बीकानेर से। तो बीकानेर के महाराजा केवल किसको पढ़ना है?
तो बीकानेर के महाराजा केवल किसको पढ़ना है? गंगा सिंह को पढ़ना, ठीक है। और इनमें से दो कैरेक्टर जो हैं, आमेर या आमेरी, आगे जाके क्या है? जयपुर। तो यहाँ से दो कैरेक्टर पढ़ने हैं। एक तो तुम किसको पढ़ोगे? मान सिंह को, और एक किस आदमी को पढ़ना है? सवाई जय सिंह को। राजवंश के तुम्हारे कितने आदमी? केवल 10, जिसमें राजा तो 9 ही है। राजा तो केवल कितने हैं? 9। एक आदमी राजा नहीं है, कौन? दुर्गादास। वो तो स्वामी भक्त आदमी है, खैर मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने आदमी हैं? कितने आदमी हैं? 10। और एक ये कहते हैं कि भाई तुम्हें राजस्थान का क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है तुम्हें? एकीकरण भी पढ़ना है, ठीक है। एकीकरण का भी एक प्रश्न, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे है क्या कि तुम्हारे सिलेबस में एक लाइन और डाल रखी है। तुम्हारे सिलेबस में क्या लाइन डाल रखी है? राजस्थान का क्या डाल रखा है? स्वाधीनता, या क्या लिख रखा होगा? स्वतंत्रता आंदोलन। ये भी पढ़ना है, ठीक है। कि एक लाइन जो तुम्हारे सिलेबस में डाल रखी है वो क्या डाल रखी है? राजस्थान का क्या डाल रखा है? स्वाधीनता आंदोलन, या क्या डाल रखा है? स्वतंत्रता आंदोलन। तो तुम्हें एक तो इस लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि यार राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन का मीनिंग क्या होता है। तुम्हें एक लाइन समझ में आनी चाहिए कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये वो है राजस्थान के इतिहास की वो घटना है। राजस्थान के इतिहास की वो घटना है जो कब से शुरू हुई है? 1857 से भारत की, राजस्थान की आजादी तक। कब तक? यानी इन ईयर्स के बीच में जितनी भी घटना हुई है 1857 से लगा के 1947 तक, वो सारा का सारा किसका पार्ट है? राजस्थान के स्वाधीनता या स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट है, 1857 से 1947। अब इसमें आता क्या क्या है? तो इसमें एक तो 1857 की क्या पढ़ी जाती है, ठीक है। एक इसमें क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है? जनजाति आंदोलन। ये जनजाति आंदोलन ऐसा पार्ट है जहां तुम्हारे सिलेबस में इसको हाईलाइट नहीं कर रखा है, लेकिन हर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी में एक प्रश्न कहां से निकल रहा है? जनजाति आंदोलन से, ठीक है। इसके अलावा इसी के अंदर जो है वो क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है? प्रजामंडल आंदोलन। और इन्हीं के साथ साथ कुछ बातें जो है वो किसकी पढ़ी जाती है? ये भी सारा का सारा पार्ट पढ़ना, लेकिन इन चीजों को तुम्हारे सिलेबस में हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन लगातार यहां से क्या आ रहा है? प्रश्न आ रहा है। जैसे पिछली बार एक प्रश्न आया था सागरमल गोपा का। किसका प्रश्न आया था? अगर तुमने एग्जाम दिया हो तो अगर सागरमल गोपा को तुम्हें पढ़ना है तो उसको कहाँ ढूंढते हैं? क्योंकि वो नेता कहाँ का है? प्रजामंडल वालों का नेता। कहाँ का नेता है वो? जैसलमेर प्रजामंडल का। अब सागरमल गोपा से मिलना ही है तो किससे मिलना पड़ेगा? प्रजामंडल पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें वहां पे कौन दिख जाएगा? सागरमल गोपा। यानी ये ऐसा पार्ट है, क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और प्रजामंडल, जो तुम्हारे सिलेबस में हाईलाइट तो नहीं कर रखे हैं, लेकिन लगातार यहाँ से क्या आ रहे हैं? प्रश्न आ रहे हैं। अब प्रश्न की संख्या केवल कितनी है? कितनी है? 6 से 7 ही है। अगर मैं इनको काउंट करूं ना, एक एक टॉपिक भी, तो टॉपिक हो रहे हैं 14। टॉपिक कितने हो रहे हैं? 14। प्रश्न आने कितने हैं? 7, ठीक है। दो तो ये हो गए कालीबंगा आड़, 10 आदमी ये हो गए, ठीक है। 10 और 2 12। एक इसको काउंट करें, एक एक को इनको मान लो, मैं एक यूनिट भी मान लो, तो भी 14 ही हो रहे हैं, ठीक है। अब 14 तो टॉपिक हो रहे हैं और प्रश्न आएंगे केवल कितने? यानी इनमें से तो आधा पार्ट ऐसा होगा जिसके बारे में पढ़ना भी है, लिखना भी है, समय भी देना है, लेकिन वहां से एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि प्रश्न आने का एरिया केवल कितना है? 6 से 7 है। और तुम्हारे टॉपिक टोटल कितने हो रहे हैं? 14। लेकिन ये वाला पार्ट है जहाँ एक एक प्रश्न भी अपनी अहमियत रखता है। एक एक प्रश्न भी क्या रखता है? अपनी अहमियत रखता है, ठीक है। तो अब समझना है कि आज से तुम्हारे एग्जाम के पहले प्रश्न की मेहनत अभी से क्या हो रही है? शुरू हो रही है। और ये ऐसा पार्ट है जिसमें से तुम में से कितने जने पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? हाथ खड़े करो देखें। हाँ, लगभग 90% ही पहली बार एग्जाम दे रहे हो तुम लोग। और बधाई पहले तो, ठीक है। और उसे घबराना नहीं है, ठीक है। और बहुत आसान काम है, और इतना आसान काम है कि एग्जाम देने जाते तब तो वो हाथ तो दुखता ही नहीं है। जैसे 10वीं 12वीं बोर्ड दिया तुम लोगों ने, तब तो हाथ दुखते नहीं दुखते? कॉपियां भरनी है, कॉपियां भरनी है। इधर कुछ नहीं करना, घोड़ा भरना है। सिंपल सा क्या भरना है? घोड़ा भरना। बहुत आसान एग्जाम है, बहुत आसान क्या है? एग्जाम है ये, ठीक है। लेकिन ये तभी आसान है जब तुम लोग जैसे जैसे मास्टर पढ़ा रहा है ना, वैसे वैसे उसके सारे सारे अगर सीखते हुए जाओगे तो तुम बहुत ठीक रहोगे। नहीं तो ये ऐसा पार्ट है, इसमें पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक इंटरेस्ट क्या हो जाता है? क्रिएट होता है। जैसे अपन राजा महाराजा का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो अपन अनशन बातें सोचना क्या कर देते हैं? शो लास्ट लास्ट में पढ़ते पढ़ते इतने खो जाते सर ये मरा कैसे है। अपने को डॉक्टर नहीं बनना, अपने को क्या बनना? सुपरवाइजर बनना। अपन बन लेंगे यार, ठीक है। वो मतलब ये ऐसा पार्ट है, ठीक है, जिसमें अपन, ये ऐसा पार्ट है अगर एक ही लाइन पे अगर रहते हैं ना तो अपन बिल्कुल सही वे पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा सा भी आउट या उल्टा, और कंपटीशन एग्जाम हमेशा क्या पे चलता है, क्यों पे नहीं चलता है। कंपटीशन एग्जाम किस पे चलता है, क्या है पे चलता है, क्यों है पे नहीं चलता। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का एक सिंपल सा रूल है। तुम में से हो सकता है कि ये लाइन भी पहली बार सुनी होगी, जैसे तुम में से कुछ को आइडिया होगा। जैसे तुमने कभी सुना कि चार हाथों वाले देवता कहते हैं किसी को, किसको कहते हैं, कला। बस यही कंपटीशन है कि चार हाथों वाले देवता किसको कहते हैं, कल्ला जी राठौड़ को, बस इनफ है। लेकिन जिस दिन पढ़ना चालू कर देते हैं ना कि कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता क्यों कहते हैं, तो हम एग्जाम से दूर, और एग्जाम हमारे से दूर होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसका मीनिंग ये नहीं कि मास्टर को नहीं आता या तुम्हारे को नहीं आता, सबको आता है, लेकिन पेपर वाला कभी ऐसा नहीं पूछता। बस कंपटीशन की एक ही थ्योरी पे चलना, क्या है, क्यों है पढ़ना, लेकिन कब पढ़ना है, नौकरी लगने के बाद। जब तुम सुपरवाइजर बन जाओगे, ठीक, तुम तुम्हारे ऑफिस में बैठे होंगे, बारिश आ रही होगी, चाय का हाथ वो क्या कहते हैं, हाँ कप, राइट, ठीक है, वो हाथ में होगा, तुम बड़े बड़े ग्रंथ लाना, हर चीज के बारे में डिस्क्राइब या वो पढ़ना, क्या करना तुम लोग शुरू करना। लेकिन कंपटीशन एग्जाम तभी क्लियर हो जाता है कि मास्टर जितनी बातें लिखवा रहा ना, वो इनफ लिखवा रहा है। अगर तुम उन बातों को भी अगर ढंग से पढ़ लोगे तो तुम कहीं अटकने वाले नहीं हो, क्योंकि सिलेक्शन का एक रूल और होता है, 10 चीज को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक चीज को 10 बार पढ़ने से क्या होता है, सिलेक्शन। 10 चीज को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक ही चीज को 10 बार पढ़ने से क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ये अपन इतना मैटर लिख लेंगे, 7 प्रश्न आ रहे हैं, 100% एक बार में 6 के आंसर दे दोगे। एग्जाम में एक आधा प्रश्न तो हर सब्जेक्ट में आएगा ही आएगा, जो बनता ही किसके लिए है, छोड़ने के लिए। किसके लिए बनता है, छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग वाला सीन भी है। सारे गोले सही भर के किसी ने एग्जाम पास नहीं किया, कुछ गोले खाली छोड़कर क्या किया जाता है, एग्जाम पास किया जाता है। ये सारी चीजें पहले दिन दिमाग से सेट रखना, क्या कर लेना, शुरू कर लेना। आज हम केवल एक दो बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे तो अपन कल से ही। तो एक छोटी सी हेडिंग डालो, राजस्थान का एकीकरण, यहां से तुम्हारा काम शुरू करते हैं। ठीक है, तुम में से कुछ जने जो क्लासों के बारे में पूछ रहे ना, लाइव कल मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है, और कुछ बोल रहे हैं कि मेरे वो डीपीपी नहीं चल रही, डीपीपी का मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम गलत जगह गलत आदमी से पूछ रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे को जो ऑनलाइन ऐप लिया होगा, वहां पे कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा तुम्हारे पास, तुम ये चीज उस पे पूछो। हम मास्टर लोग हैं, हमें इनके बारे में नहीं पता, ये वर्ड ही पहली बार देख रहा हूँ मैं, तो डीपीपी क्या होता है। ठीक है, आज जो भी है, तो तुम गलत जगह पूछ रहे हो, गलत आदमी से पूछ रहे हो, ठीक है, इस मामले में। ठीक है, तो ये चीज जो है तुम्हारे क्लास संबंधी है या तुम्हारे लाइव संबंधी है, ये क्लास जो तुम्हारे हेल्पलाइन नंबर होता है ना, उसके ऊपर पूछी जाती है। ठीक है, तो अपने तो केवल पढ़ाई संबंधी बात करनी है। ठीक है, तो बात शुरू करें यहाँ से अपन। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, फिर पढ़ेंगे कल से, लेकिन एक दो बातें सीख लेते, कल आराम से पढ़ेंगे कि हमें राजस्थान का क्या पढ़ना है। एकीकरण तुमने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, किसके बारे में, एकीकरण के बारे में। ऐसा वर्ड कभी सुना कि नहीं सुना, सुना, मैं तुम्हारे 2 मिनट और ले लेता हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये एकीकरण में करते क्या है, एक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाँ, सही बता रहा, गलत सुना बता रहा है, कि एकीकरण में क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। किसको एक करें, है भारत पाकिस्तान नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, रियासतों को एक करना है। किन को एक करना है, ठीक है, रियासतों को एक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे कंपटीशन नहीं चलता क्यों पे, मेरे पास टाइम है, मैं तो पूछ रहा हूँ, कंपटीशन तो क्या पे ही है। ये कह रहा हूँ अभी, एक करते गलत नहीं बता रहे, सही बता रहे। एकीकरण का मीनिंग क्या, एक करना है, किन को एक करना है, रियासतों को। रियासतों को एक क्यों करना है, राज्य बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए। और मान लो नहीं बनता, अपन रहते हैं कहाँ, सोचो तुम लोग। ठीक है, भी राज्य बनाने के लिए हमें रियासतों को क्या करना है, एक करना। और राज्य क्यों बनाना है, वाह कोई बात नहीं, मैं मेरा काम शुरू कर दूं, तुम बहुत सही बता रहे हो, जो मन में बोल रहे हो वो भी सही बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपनी बात शुरू करें, पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक को कल से, लेकिन एक दो बातें, अपने पास 2-5 मिनट बचे हैं, तो अपन एक दो बातें सीख लेते हैं। ठीक है, बातें क्या सीखनी, वो देखो कि एक दिन ऐसा है, ठीक है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़े। एक समय लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 3 जून 1947। ठीक है, 3 जून 1947 का ये वो समय है जो भारत के इतिहास में याद रखा जाता है, किसके लिए,
एक योजना के लिए, ठीक है। तो दो बातें तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। एक तो ये वो समय है जब अपने में से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, मैं भी नहीं था, ठीक है। और ये वो समय है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम अंग्रेजों क्या थे? अब सोचो, देखें कि 3 जून 1947 से तुम्हें किसी योजना का नाम याद आ रहा है क्या? कुछ ही बता दो यार। अभी तो भामाशाह, जनाधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना। हाँ, ठीक है। तो उनमें से कुछ ने सही बता रहे हैं, ठीक है। वो क्या है वो देखो कि 3 जून 1947 ये वो समय है। ये अंग्रेजों के जमाने में किस योजना के लिए याद रखा जाता है? किस योजना के लिए याद रखा जाता है? माउंट बेंटन योजना के लिए। तो अंग्रेजों के जमाने में 3 जून 1947 भारत कौन सी योजना आती है? माउंट बेंटन योजना। अब इस माउंट बेंटन योजना में बातें बहुत सारी है, लेकिन हमारे काम की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो 3 जून 1947 की जो ये माउंट बेंटन योजना है, इस माउंट बेंटन योजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि ये अंग्रेजों की वही माउंट बेंटन योजना थी जिससे हमारा भारत क्या हुआ था, और इसी योजना से हमारे भारत का क्या हुआ था, यानी हम आजाद हुए और हमारा विभाजन हुआ, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। वो अंग्रेजों की कौन सी योजना से हुआ है? माउंट बेंटन योजना। और माउंट बेंटन योजना भारत कब आई थी? 3 जून 1947। और इसी योजना से हम लोग क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे। एक तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये इस समय हम आजाद किससे हो रहे थे? हाँ, भाई इस समय हम किससे आजाद हो रहे थे? अंग्रेजों से। तो ये खुशी की बात थी कि दुख की बात थी? हाँ? किसी को दुख तो नहीं अंग्रेजों के जाने का यहाँ से? गोरे गोरे आइटम सारे चले गए, अपन इधर रह गए काले काले हैं। बात ठीक है भाई, खुशी की बात है ना। ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि हम 200 सालों तक अंग्रेजों के क्या रहे? गुलाम रहे, और फाइनली हम 200 सालों बाद अंग्रेजों से क्या हो जाएंगे? आजाद होंगे। और जैसी इतनी बड़ी घोषणा माउंट बेंटन योजना में हुई कि भारत बहुत जल्दी क्या होने वाला है, तो भारत के अंदर खुशियां बनना क्या हो जाती है? फिर लोग उत्सव बना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो इतनी बड़ी घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक खुशियां नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो लोग समझना चाह रहे थे कि ये अंग्रेज लोग कौन से भारत को आजाद करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग उठ के अंग्रेजों के पास चले गए और अंग्रेजों का कि बहुत अच्छी बात है अंग्रेज कि तुम हमें क्या कर दोगे? स्वतंत्र कर दोगे। लेकिन जाते जाते हमें ये बता के जाओ कि तुम इस माउंट बेंटन योजना से कौन से भारत को आजाद करने की बात कर रहे हो? तो अंग्रेज लोग क्या जवाब देते हैं कि हम तो इस योजना से उसी भारत को आजाद कर रहे हैं। हम इस योजना से उसी भारत को आजाद कर रहे हैं जो हमने खुद ने बनाया। अंग्रेजों ने क्या जवाब दिया कि हम इस माउंट बेंटन योजना से उसी भारत को आजाद कर रहे हैं जो हमने खुद ने बनाया। और जैसे ये लाइन हमने समझी ना, हम लोग और टेंशन में आना क्या हो गए शुरू। हम सोचे भारत तो कब से बना हुआ है, पता नहीं अंग्रेजों ने क्या पैदा कर दिया यहाँ पे। अंग्रेज लोग समझाते कि नहीं, हम इस योजना से उसी भारत को आजाद कर रहे हैं जो हमने खुद ने बनाया है। और हमारे अनुसार, हमारी नजर में भारत वही है जिसमें हमारे द्वारा बनाए गए 292 तो क्या आते हैं, और 292 ब्रिटिश प्रांत के अलावा 4 क्या आते हैं? क्या आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और अंग्रेज लोग समझा रहे हैं कि हमारी नजर में भारत यही है जिसमें 292 तो क्या आते हैं? ब्रिटिश प्रांत, और 4 क्या आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। हमारी नजर में तो भारत यही है, हम तो केवल इसी भारत को आजाद करके हमेशा के लिए हमारे घर पर जा रहे हैं। और जैसे ये बात समझी, हम लोग और टेंशन में आना क्या हो गए शुरू। और फिर हम इन अंग्रेजों को इशारों इशारों में पूछते हैं कि बेवकूफ हो, इसमें वो शामिल नहीं है क्या? तो बेचारे अंग्रेज लोग समझ नहीं पाए भारत के नेता पूछना क्या चाह रहे हैं। फिर भारत के नेता खुल के समझाते हैं कि इसी भारत में तो कौन भी रहती है, कौन भी रहती है? देसी रियासत है। और ये वो समय था जब ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में कितनी देसी रियासतें थी। और हमारे नेता उनको समझाते कि भी ये भी तो इसी भारत का हिस्सा है, इनका क्या होगा? और ये वो समय जब कोई नहीं, पूरे इंडिया के अंदर कितनी देसी रियासत है? 565। कि ये भी तो इसी भारत का हिस्सा है, इनके साथ क्या होगा? इनको भारत में शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? तो अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, ये जाने, इनका काम जाने, हमने हमारे सामान पैक कर लिया, हम तो हमेशा के लिए हमारे घर पर जा रहे हैं। अब जाते जाते भी अंग्रेज एक बुराई का बीज भारत के अंदर बो के चले गए। और हमने कुछ दबाव डाला तो इन्होंने एक लाइन जरूर डाल दी। कौन सी योजना में? माउंट बेंटन योजना में। और इन्होंने माउंट बेंटन योजना में क्या लाइन डाली कि देसी रियासत का राजा अपने भाग्य का फैसला खुद करेगा। इन्होंने क्या लाइन डाली कि देसी रियासत का राजा अपने भाग्य का फैसला खुद करेगा। उस रियासत का राजा या देसी रियासत का राजा चाहे तो अपनी रियासत को भारत के अंदर रखकर भी क्या रख सकता है? ये भारत छोड़ के जा रहे हैं, इसमें तुम आजाद घूमे, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। किसी राजा की इच्छा हो जाए कि वो अपनी रियासत को स्वतंत्र नहीं रखना चाहता है, तो वो राजा चाहे तो अपनी रियासत को किसमें शामिल करने की घोषणा कर सकता है?
ये भारत छोड़ के जा रहे हैं, इसमें खुद को मिलाने की क्या कर लो, घोषणा कर दो। एक ऑप्शन और देखे गए कि मान लो कोई राजा ना तो स्वतंत्र रहना चाहे ना किसमें शामिल होना चाहता है, तो वो उस रियासत का राजा चाहे तो अपनी रियासत को लेके कहां पे भी शामिल हो सकता है, पाकिस्तान भी जा सकता है। अब ऐसे कैसे हो जाएगा कि कोई रियासत स्वतंत्र होगी, इनको भारत में शामिल मान लेंगे, इनको पाकिस्तान में शामिल मान लेंगे, तो बड़ा अटपटा सा भारत मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे एक भारत के अंदर बहुत सारे भारत पैदा हो गए हैं, बहुत सारे भारत रह रहे हैं। और ये बीमारी जो थी वो अंग्रेजों की कौन सी योजना ने पैदा कर दी, और देसी रियासतों के लिए कोई सही गाइडलाइन नहीं थी। इनको तीन ऑप्शन देके चले गए कि देसी रियासत का राजा चाहे तो अपनी रियासत को क्या रखे, या किसी राजा की इच्छा हो जाए तो वो रियासत को कहां मिला ले, या किसी राजा की इच्छा तो वो अपनी रियासत लेके कहां जा सकता है, पाकिस्तान। अब ऐसे कैसे हो जाएगा, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, एकीकरण। और करना कुछ भी नहीं है, इन सब रियासतों को एक करके, इन सब रियासतों को एक करके इस भारत में शामिल करने के लिए, इन सब रियासतों को एक करके इस भारत में शामिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकीकरण करना पड़ेगा। ठीक है। और मान लो उस जमाने में अगर एकीकरण नहीं होता, उस जमाने में अगर एकीकरण नहीं होता और वर्तमान 2025 में ऐसे ही चल रहा होता, अगर उस जमाने में एकीकरण नहीं होता और वर्तमान 2025 में ऐसे ही चल रहा होता, तो पता आज क्या होता, एक टॉपिक कम होता सिलेबस में, बीमारी खत्म, एकीकरण हुआ ही नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। अब हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं समझोगे यार, तुम ऐसे समझो, तुम नए नए हो भी। ठीक है, केवल एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि मान लो किस रियासत की बात करें, ठीक है, और मेवाड़ इस समय चलता था कहां से चलता था, ठीक है। उदयपुर के राजा कहते हैं कि साहब हम तो किस में शामिल हो रहे हैं, किस में शामिल हो रहे हैं, भारत में, ठीक है। और उस समय मान लो केवल एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, उदाहरण के तौर पे जोधपुर का राजा कहता है कि साहब हम तो क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। उस जमाने में उदयपुर के राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम तो किस में शामिल हो रहे हैं, भारत में। और उस समय जोधपुर का राजा कह रहा है, उस समय जोधपुर का राजा कह रहा है कि साहब हम तो क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, स्वतंत्र। उदयपुर शामिल होता भारत में, जोधपुर क्या रहता। और तुम सोचो कि उस जमाने में अगर हमारे नेताओं ने एकीकरण किया ही नहीं होता और अगस्त 2025 में भी ऐसा ही सीन चल रहा होता कि उदयपुर किस में शामिल होता, भारत में, और जोधपुर आज की तारीख में भी क्या होता, स्वतंत्र होता, तो पता आज हमें कैसी फीलिंग आ रही होती, फीलिंग है कि मर गई, फीलिंग है? और तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही होती, साला अपन समझते हैं अपन उदयपुर से जोधपुर जा रहे हैं, अपन समझते हैं अपन तो फॉरेन जा रहे हैं, है? भी अगर जोधपुर स्वतंत्र होता तो एक अलग देश होता आज, है? हमें जोधपुर जाने के लिए वीजा बनाना पड़ता, उनसे पूछना पड़ता है कि तुम्हारा हम जोधपुर घूमने आए के नहीं आए, तो यहाँ स्वतंत्र होता एक अलग देश काउंट होता, कौन, जोधपुर जैसी जगह भी एक अलग देश मानते हैं आज हम लोग। तो ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, एकीकरण करना पड़ेगा। और इन सब बातों की टेंशन केवल एक ही आदमी को थी, और जिस आदमी को इन सब बातों की टेंशन थी वो भारत के इतिहास का क्या बन गया, वो आदमी भारत के इतिहास का क्या बन गया, लौह पुरुष। और भारत के इतिहास का लौह पुरुष कौन, तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान क्या पूरे भारत का एकीकरण अपने दम पे करवाता है, कौन सा आदमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसने तो कसम खा ली थी कि ना तो किसी रियासत को क्या रहने दूंगा, ना किसी रियासत को कहां जाने दूंगा, मैं तो सब रियासतों को कहां मिला के दम लूंगा। और हमें इसकी कसम तोड़नी नहीं है, कल आती है अपन इसकी कसम पूरा करने का काम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। अब एकीकरण का प्रोसेस तो पूरे भारत में चला है, लेकिन तुम्हें केवल कहाँ का एकीकरण सीखना अपना है, राजस्थान का, वो अपन कल से पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये समस्या जो है वो अंग्रेजों की कौन सी योजना ने पैदा कर दी थी, माउंटबेटन योजना में कोई सही गाइडलाइन नहीं थी, किसके बारे में, इससे हमें ये बिखरी बिखरी मिली। बस इन देसी रियासतों को एक करके इस भारत में शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकीकरण करना पड़ेगा। तो एक दो बातें आज लिखो, देखा लिखो, छोरे होशियार है, पैक पैक कर लिया उन्होंने इतनी सी देर में। तो तुम्हें क्या लग रहा है इतना आसान काम है, हैं? लिखो लिखो, 3 जून 1947 की, 3 जून 1947 की, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से भारत का विभाजन,
भारत का विभाजन, भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। 3 जून 1947 की माउंट बेंटन योजना से भारत का विभाजन, भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। भारत का विभाजन व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस योजना में, मतलब माउंट बेंटन योजना में ना, लिखो इस योजना में, इस योजना में देशी रियासतों के बारे में, लिखो इस योजना में देशी रियासतों के बारे में, इस योजना में देशी रियासतों के बारे में कहा गया था कि, इस योजना में देशी रियासतों के बारे में कहा गया था कि, इस योजना में देशी रियासतों के बारे में कहा गया था कि ये रियासतें, इस योजना में देशी रियासतों के बारे में कहा गया था कि ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे, ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो, ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। ये रियासतें या तो स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। ठीक है, जो लाइन लिखी ना, यही समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए क्या करना पड़ा था, एक ही, हम किसी भी रियासत को स्वतंत्र भी रहने देंगे, किसी को कहां नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान, सबको कहां मिला के दम लेंगे, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इस समय भारत में कुल, देखो इस समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। इस समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी, 565 है ना, देखो इस समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी, 565 देशी रियासतें थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान व, नेक्स्ट लिखो राजस्थान व भारत के, देखो राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय, लिखो राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष, राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान व भारत के एकीकरण का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। लिखा तुम लोगों ने यहां तक, ठीक है, तो अपनी बात अपन यही रोक लेते हैं। अपन ने आज ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं जो तुम्हारे पेपर में आएगा। ठीक है, पेपर में क्या आएगा वो अपन कल से पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, बाकी बात कल करेंगे।